जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक हैं आप? मेरी पिछली वीडियोस में मैंने आपको चैप्टर्स का ओवरव्यू दिया था। आज हम बायोलॉजी क्लास 9 न्यू बुक का पहला पेज आज हम पढ़ेंगे और मैं आपको इसको अच्छे से समझा दूंगा। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से याद भी कर लेंगे, क्योंकि जो शुरू से स्टडी करता है वही आखिर तक कामयाब हो सकता है और जो साथ साथ पढ़ता रहता है रेगुलर वही कामयाब होता है। ठीक है, चलें टाइम वेस्ट नहीं करना, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं ज़रा इसको जूम कर देता हूँ तो आपको देखने में भी आसानी हो और समझने भी। चैप्टर नंबर 1 है जी द साइंस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर कितनी साइंस इन्वॉल्व है, बायो कैसी साइंस है, ये किसके रिलेटेड है, ये सारा कुछ हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी कि आप कह लें कि बायो की पूरी इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में है। सबसे पहले है जी ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। इनमें सबसे पहले आती है जी एनाटॉमी। बड़ी फेमस डेफिनेशन होती है इसकी। ठीक है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डेट एक्सप्लोर। ठीक है, एक्सप्लोर का मतलब होता है फैलाओ। ठीक है, यानी कि वो कह रहे हैं कि ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसके अंदर एक्सप्लोर होती हैं चीज़ें। क्या? इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर, हमारे अंदरूनी स्ट्रक्चर के बारे में। पसलियाँ हो गई, हार्ट हो गया, दिल जैसे कहते हैं, जिगर लीवर हो गया, किडनीज हो गई, इन सब की इंफॉर्मेशन इसी के अंदर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पार्टिकुलरली ह्यूमंस। इट हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस। ठीक है, ये डिजीज के मतलब हमें इंफॉर्मेशन देता है, उन्हें कैसे ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, हमारे अंदरूनी ऑर्गन्स पे उसके मतलब इंफॉर्मेशन देता है। मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट कर रही है, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, हम लाइफ को किस तरह बेहतर बना सकते हैं, इसके मतलब भी जितनी स्टडी है वो एनाटॉमी के अंदर आएगी। मिसाल के तौर पे आगे वो एग्जांपल दे रहा है, द स्टडी ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि हमारे कुव्वत, ठीक है, निज़ामत कुव्वत और हज़म करने का जो निज़ाम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। ठीक है, उसके अंदर कितने ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, उन्हें हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कितने ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं वो हम पढ़ेंगे एनाटॉमी में। जैसे कि सबसे पहले आपका माउथ है, ठीक है, जिससे आप खाते हो। उसके बाद हिस्सोफेगस है, जहाँ से वो खुराक गुजरती है, नवाला जो आपने लिया होता है, खाया होता है। उसके बाद वो गुजरती है, स्टमक में जाती है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनएस वगैरह वगैरह। ठीक है, इस तरह रीड आउट करना एनाटॉमी के जिम्मे। फिर बात करते हैं जी फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। ठीक है, बॉडी के पार्ट्स जो हैं, ठीक है, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गई, बाकी जितने पार्ट्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हाथ हो गए, मुंह हो गए, आंखें हो गई, कान हो गए, ये सारा जो काम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जौन सा ये फंक्शन करते हैं, उसकी स्टडी कहलाती है या उसकी स्टडी की जाती है फिजियोलॉजी में, जो कि ब्रांच है बायोलॉजी की। मिसाल के तौर पे वो समझा रहा है कि हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, कि हमारे अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है दूसरे सब्सटेंसेस तक थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी में। ठीक है, वो बॉडी में दूसरे सब्सटेंसेस को कैसे लेके जाता है, ये सारा रीड आउट करना हमारा फिजियोलॉजी में आएगा। चलते हैं जी तीसरी ब्रांच की तरफ, जो कि है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में यूनाइट हो जाते हैं तो जाइगोट बन जाता है। वो जो जाइगोट बना है उसको हम फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं, यानी कि स्पर्म का एग को फर्टिलाइज करवाना फर्टिलाइज्ड एग कहलाता है। ठीक है, इस फर्टिलाइज्ड एग से एक छोटे से खून के लोथड़े से, जैसे कुरान मजीद में भी है, उससे एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। हम जैसे नज़र आते हैं इंसान, पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। उस चीज़ की स्टडी जो है वो एम्ब्रियोलॉजी में हम पढ़ेंगे।
ठीक है। इन दिस ब्रांच साइंटिस्ट स्टडी ऑर्गन्स एंड टिश्यू फॉर्मेशन। इस ब्रांच में ना जो साइंटिस्ट जो इसको पढ़ रहे होते हैं, जिन्होंने एम्ब्रियोलॉजी और फिजियोलॉजी को कंबाइन किया होता है, वो हमारे ऑर्गन का और टिश्यू कैसे बनते हैं ये भी जानते हैं। वो सारी स्टडी इसी ब्रांच में आएगी। आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट्स, कि अब नॉर्मल बच्चे क्यों पैदा होते हैं, क्या वजूहत हो सकती हैं, वो सारी स्टडी भी इसी ब्रांच में आएगी। डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट सॉरी, फिर उनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे डेवलप किया जाए, उनको कैसे बेहतर बनाया जा सके, ये स्टडी भी इसी ब्रांच के अंदर आएगी। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो काफ़ी फेमस डेफिनेशन रही है पिछली बुक में भी, उम्मीद है कि अब भी। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, पेरेंट्स के अंदर जो खसूसियात होती हैं वो उनकी औलाद के अंदर ट्रांसफ़र करने वाला जो अमल है उसकी स्टडी जो होती है वो कहलाती है जेनेटिक्स में। इसके नाम से जाहिर है जीन्स, आप लोग इसमें इसके साथ फैमिलियर हो जीन्स से। ठीक है, अब हम इसके देखते हैं कि इसके अंदर हम और क्या क्या चीज़ पढ़ सकते हैं। इन जेनेटिक्स साइंटिस्ट आल्सो स्टडी द काजेज ऑफ जेनेटिक डिजीज एंड डेवलप बेटर वैरायटीज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो देखते हैं कि जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, जो जेनेटिक बीमारियां हैं, विरासती बीमारियां जिन्हें कहते हैं, उनकी स्टडी की जाती है, फिर उनके मतलब सॉल्यूशंस ढूंढे जाते हैं। ये अकेले ह्यूमंस या एनिमल्स में नहीं, ये प्लांट्स के अंदर भी होता है। ठीक है, हम अगली ब्रांच की तरफ चलते हैं जो कि है मोलिकुलर बायोलॉजी। मोलिकुलर बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ये एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, जिनमें कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हैवी वेट रखते हैं, कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लो वेट रखते हैं। माइक्रो में आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स या न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए आता है। जबकि माइक्रो में आ जाते हैं जी हमारे ऑक्सीजन, कार्बन आइटम्स, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, ये माइक्रो में आ जाती हैं। वाइटामिन्स, हार्मोन्स भी माइक्रो में आते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जो होते हैं आल्सो स्टडी फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस। ये लाइफ प्रोसेसेस को समझते हैं, कैसे प्रोटीन टूट के हमारे सेल्स में शामिल हो जाती है। ठीक है, कैसे एक सेल प्रोटीन हासिल करता है और फिर उससे एनर्जी बनाता है ये सारी स्टडी इसी ब्रांच में आएगी। एक ड्रग्स कैसे बनाई जाती है, यानी कि मेडिसिन। ठीक है, ड्रग्स का मतलब मेडिसिन। क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, कैसे एक जीएमओ ऑर्गेनिज्म बनाया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ लग रही होगी। नेक्स्ट आते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी ये जो है ना, इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। ये टिश्यू के मतलब जितनी स्टडी है हम हिस्टोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर फंक्शन। ये टिश्यू की डेफिनेशन भी है कि टिश्यू जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो मिलकर बन जाते हैं टिश्यू, और वो एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। टिश्यू एग्जामिनेशन हेल्प इन डिजीज डायग्नोसिस। अगर हम टिश्यू की एग्जामिनेशन करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो हम इससे डिजीज़ को समझने में मदद मिलेगी, ड्रग स्टडीज़ में मदद मिलेगी, और ऑर्गन का स्ट्रक्चर समझने में मदद मिलेगी, और उसका फंक्शन समझने में हमें मदद मिलेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ जो कि है पैलियोंटोलॉजी। पिछली बुक में भी ये डेफिनेशन मौजूद थी और यहाँ भी है। पैलियोंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, हम फॉसिल्स की स्टडी जो करते हैं वो कहलाती है पैलियोंटोलॉजी। सबसे पहले तो फॉसिल्स के मतलब उन्होंने एक ब्लॉक में दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए फॉसिल होता क्या है, और इसके मतलब बोर्ड में सवाल आ सकता है। फॉसिल्स आर द रिमेन्स। फॉसिल्स वो चीज़ें होती हैं जो बच जाती हैं, प्लांट्स की, एनिमल्स की, डेट वर प्रिजर्व इन रॉक्स, वो रॉक्स के अंदर रह जाती हैं, एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, दूसरी भी हो सकती है, बर्फ़ के अंदर रह गई, मिट्टी के अंदर दब गई, तो इस तरह की चीज़ें। ठीक है, द ओल्डेस्ट, वो चीज़ें जो ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ में प्रिजर्व्ड हो जाए, महफूज हो जाए और सालों तक वहीं पे पड़ी रहे, वो फॉसिल्स कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि डायनासोर के निशानात हमें मिले हैं, वो फॉसिल्स हैं।
यहाँ पे वो बता भी रहा है, द ओल्डेस्ट नॉन फॉसल इज अ साइनोबैक्टीरियम एस्टिमेटेड टू बी 3.4 बिलियन ईयर्स अगो। सबसे पुराना जो फॉसल मिला है ना वो साइनोबैक्टीरिया का मिला है, और ये तकरीबन तकरीबन 3.4 बिलियन ईयर्स पुराना है। आप सोच सकते हैं। अच्छा, इसमें हम पढ़ते क्या क्या है, द एग्जामिनेशन ऑफ फॉसल हमारे लिए मदद क्या करता है, हेल्प साइंटिस्ट टू नो द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। उस ऑर्गेनिज्म की हिस्ट्री बताता है, कब मरा, कैसे रहते थे, कैसे ज़िंदगी गुजारते थे, कैसे रिप्रोडक्शन करवाते थे, वगैरह वगैरह। मिसाल के तौर पे वो बता रहा है, डायनासोर फॉसिल्स प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ जायंट रेप्टाइल्स दैट रोम द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। वो बता रहा है कि डायनासोर के फॉसिल्स ने हमें ये बताया कि कुछ बहुत बड़े रेप्टाइल्स होते थे जो पूरी दुनिया में हुकूमत करते थे। ठीक है, नेक्स्ट ब्रांच है टेक्सोनोमी। इंशाल्लाह हम टेक्सोनोमी से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ लग गई होगी। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर लीजिए और व्यूज़ के लिए शेयर लाजमी कीजिए। थैंक यू।